ओके। गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है मेरी? जो भी ऑनलाइन हो प्लीज़ रिप्लाई कर सकता है कुछ। गाइस, इफ एनीवन इज देयर, बताइए। ओके, गुड आफ्टरनून। एक जन का आया है। लेट्स सी। सबका आवाज़ आ रही है ना? कोई ग्लिच, कुछ तकलीफ नहीं है किसी को कोई देखने में? जल्दी तो नहीं आ गया ना मैं? ओके, राइट राइट। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कुछ हो तो मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना ऑब्वियसली। ठीक है, आवाज़ आ रही है सर। वेरी गुड। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके। ओके राइट। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम राहुल राजपूत है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एंड मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ फिलहाल। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इसी साथ साथ में मेरा जीएस थोड़ा अच्छा है, तो जीएस के एग्ज़ाम ले लेते हैं। एंड मैंने एसएससी की भी एग्ज़ाम दी हुई है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा हुआ है, बट मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ चूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो नहीं अगर कुछ दिक्कत है क्या? बीच में आवाज़ सुनाई दिया मैंने क्या बोला किसी को? थोड़ा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है मुझे। ओके, जैसे मैंने बताया, वापस एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल राजपूत है, एंड मैं आज यहाँ पे आपके सामने कुछ जीएस के टॉपिक्स डिस्कस करूँगा। प्रेजेंटली एंशियंट हिस्ट्री आज थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे, एंड थोड़ा मेन तो हमारा फोकस ये रहेगा जानने के बारे में कि एग्ज़ाम जो हम देने वाले हैं, जो हम लोग आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ व्हाट रिलेटेड टू एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट? ओके, तो उसके रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए, जीएस में कौन से पार्ट से कैसा रहता है, कितना फोकस हमको किस में करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम आज बात करेंगे यहाँ पे, मेन सी। ठीक है, अरे यार उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ? ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट थिंग, राइट? वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट ऑफ द सब्जेक्ट वी आर चूजिंग राइट नाउ। ठीक है, बट ओके। ठीक है, तो हम फिलहाल टॉपिक शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए, सब में से जितने लोग भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे उसमें से, कि एसएससी का जो है पैटर्न, तो आपको ऑब्वियसली सर पहले बताया होगा पहले से। उसमें जीएस कितना इंपॉर्टेंट रखता है, आपको वेटेज पता है कितने मार्क्स का पेपर होता है, एंड कितना उसमें जीएस का रोल लेता है? कोई कमेंट कर सकता हो अगर, तो दैट वुड बी गुड। नहीं, आइडिया नहीं है यहाँ पे। जीएस एसएससी के एक्सपीरियंस कितने हैं यहाँ पे जो एसएससी को ही टारगेट कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए? 25? अच्छा, मतलब वेटेज क्वेश्चन होते हैं 25 तो, राइट? या नहीं 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 नहीं, मार्क्स नहीं होते। ठीक है, मार्क्स 50 होते हैं। वी हैव टू गेट इट क्लियर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी के क्वेश्चन में हमारे पास पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास एसएससी में। ठीक है, राइट। बकुल एंड जयदेव आर वेटी मच एक्यूरेट अबाउट दैट थिंग, दैट इज 50 मार्क्स। एक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होता है, राइट राइट। आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, तो उसमें हम 25 के हमारे पास कितने होते हैं? 4 अलग अलग सेट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास क्वांट, दैट इज क्वांट। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास कौन सा? रीजनिंग। रीजनिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बियर विद दैट। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश, जो कि कल आपका एक लेक्चर हुआ है इंग्लिश के ऊपर, राइट? एंड फाइनली आता है हमारा जीएस। अब आप मुझे ये बताइए कि, और हाँ, हर एक का वेटेज कितना होता है? 2 टाइम, दैट इज 50 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? अम, ठीक है,
इरेजर काम नहीं कर रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगेट दिस। ठीक है, अब हम बताता हूँ कि जैसे आपको पता है कि 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या होगा उसके अंदर, हमारे पास पेपर कितना होता है एसएससी का, हमारा पहला होता है टायर 1, ठीक है 200 मार्क का। टायर 2 कितने मार्क का होता है, 400 मार्क का। उसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट एंड इंग्लिश। एंड उसके बाद टायर 3 आता है, जो होता है हमारा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, वो भी 100 मार्क का होता है। तो टोटल अगर आप कर लो तो 700 मार्क का पेपर रहेगा आपका। सिलेक्शन के लिए आपको 700 मार्क का पेपर देना पड़ेगा। एंड उसमें से आपका जीएस का रोल कितना होगा, 50 मार्क का। बहुत कम है ना, लगता है ऐसा आपको कम है? तो ये इग्नोर कर सकते हैं हम उस चीज़ को, क्या बोलते हैं आप लोग? नहीं कर सकते ना, ठीक है। एसएससी का पैटर्न आपको पता होगा अगर, तो आपका जो सिलेक्शन होना है वो पूरे 700 मार्क के पेपर में से होना है, ठीक है। एंड जिस हिसाब से अगर आपने फॉलो किया होगा एसएससी पिछले कुछ साल में, तो एसएससी का जो कट ऑफ जाता है वो अभी के टाइम में 600 के आसपास जाता है, जो अब टॉप पोस्ट में आपको जाना हो तो 550 एक एवरेज पोस्ट, और 550 के नीचे हो तो चांसेस बहुत ब्लीक हो जाते हैं। तो हमें वो टारगेट तो करना ही नहीं है। एंड अगर हमें 700 लाना है तो हमारे लिए ये जो 50 मार्क है ना इसके जीएस के, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 50 मार्क डेफिनेटली वी कैन नॉट इग्नोर इट, ठीक है। तो जो 50 मार्क है ना, वो 50 मार्क में से आपके पास चांसेस है कि आप 45 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो, एंड एक बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव प्रिपरेशन पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से। प्लस ऑब्वियसली हमको ये भी पता है कि हम, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो मैं जानता हूँ, बट वी ऑल हैव अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, ठीक है। हम एसएससी के साथ साथ में अलग अलग एग्जाम भी देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एसएससी पे अटक जाएंगे। एसएससी का सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है। एसएससी के अंदर जूनियर इंजीनियर की एग्जाम आती है। अदर देन दैट वी ऑल्सो गो इनटू बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हमको पता है कहीं ना कहीं हमारा कोर्स जो है वो थोड़ा बहुत मैच करता है। हाँ सी, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग जो हरदेव बोल रहे हैं कि जीएस की वजह से सिलेक्शन रह गया, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट। अगर हम जीएस में 5-10 मार्क ऊपर लेके आते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। एंड इन केस हम सिलेक्शन की बात ना करें, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, हम जीएस में जितना अच्छा लाएंगे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, एंड हमारा उतना अच्छा स्कोर आएगा, एंड हमारी पोस्ट बहुत अच्छी मिलेगी। हमको पता है कि जितना हाई जाएंगे उतना हमारा स्कोर जो है इतना मैटर करेगा, एंड हमारी पोस्ट बहुत क्रीम पोस्ट होगी। सबको कहीं ना कहीं इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, कस्टम ऑफिसर बनना है, राइट। एंड ऑब्वियसली आपको जो हायर लेवल स्केल वाला है, हायर ग्रेड पे वाला है, उसमें जाने का आपको, ठीक है। तो हम जीएस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम बात यही करेंगे कि जीएस के अंदर कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, एंड हम उसको हम कैसे डिस्कस करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एंड हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे, मैं देखो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो सेशन होना चाहिए वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। मैं अकेला बोलता रहूँ, पीपीटी आपको दिखाता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, उससे मज़ा ना आपको आएगा ना मुझे आएगा, ठीक है। तो हम इंटरेक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहना, थोड़ा सा जल्दी रिप्लाई करना, ताकि हम आगे जल्दी मूव कर सके, ठीक है। सबको क्लियर है? ऑल आर इन फॉर इट? प्लीज़ एक रिप्लाई कर दो फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। I only focus on math, reasoning and English and ignore GS, but I understand GS is very important, right? Okay, yes, very good. Okay. नहीं सी, आपने जो किया हम समझ सकते हैं। अब उससे आपका क्या हो गया पता है, एक फोकस, एक अच्छी चीज़ ये भी आपकी गिना जाएगी, आप जो हरदेव सिंह से मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने इंग्लिश एंड रीजनिंग का काफ़ी, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस बार आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास जीएस करने के लिए अच्छा खासा टाइम रहेगा, एंड आपको अपना जो पार्ट है वो रिवाइज करना है। क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश हमको कहीं ना कहीं पता है ये ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता, ये ज़्यादा चेंज नहीं होता, ठीक है। हम करते रहेंगे प्रैक्टिस उसको, हम उसको मास्टर करते रहेंगे, एंड अभी जीएस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। जीएस पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हमारा हमारा बहुत स्कोप बढ़ जाएगा। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो भी पढ़ा हुआ होगा वो कभी ज़िंदगी में वेस्ट नहीं जाने वाला, ठीक है। वो कहीं ना किसी मोड़ पे हमको काम आना ही आना है। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जीएस के अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। फटाफट फटाफट एक एक करके आंसर देते जाइए कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जीएस के अंदर। व्हाट इज़ जीएस एक्चुअली? जीएस का फुल फॉर्म बताइए आप मुझे, चलिए पहले। सब इंटरेस्टेड तो है, वेरी गुड। आई एम वेटिंग फॉर जीएस का जो है फुल फॉर्म बताइए जीएस का, एंड उसके साथ साथ में आप मुझे ये भी बता ही दीजिए अंदर कि कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं, आपको क्या क्या पता है उसके बारे में, कौन से टॉपिक्स जीएस के अंदर क्वेश्चन आते हैं।
कम ऑन। जीपीएससी की एग्ज़ाम डेट चेंज नहीं, आई डोंट थिंक सो जीपीएससी की एग्ज़ाम डेट चेंज होगी। प्लस अगेन इट डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर जीपीएससी की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, 2019 वाली जिसकी मेन सुनी बाकी है, या 2020 वाली जो अभी आगे आने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। वी ऑल नो दैट जनरल स्टडीज़ है हमारा, ठीक है, जनरल नॉलेज नहीं है। जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़, वेरी गुड दैट आपने ये पॉइंट निकाली, जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज क्या होता है, जनरल स्टडीज़ क्या होता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। जनरल नॉलेज इज़ व्हाट वी नो, कि हमको जनरली पता है चीज़ों के बारे में, कि भाई ओके पहला इंसान कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ किया, पहली वुमेन कौन थी, पहली प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया का कौन था, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। जो चीज़ें स्टैटिक होती है वो कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज होती है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं बहुत आपका एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है जनरल नॉलेज का भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो वर्ल्ड लेवल पे होती है जनरल नॉलेज की, अपन वो क्या होता है, वो स्टैटिक पोर्शन है। जनरल स्टडीज़, जीएस, जीएस में जनरल स्टडीज़ वो क्या है, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक पोर्शन है। अब डायनामिक कैसे है, क्योंकि उसके अंदर पहले तो सब्जेक्ट्स बहुत आते हैं। अब जैसे सब्जेक्ट की हिस्ट्री देखते हो, हमको यहाँ पे लिस्ट आई है काफ़ी अच्छी से, ठीक है। सब्जेक्ट की लिस्ट आई है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एंड करंट अफेयर्स है, ठीक है। वेरी गुड, सबने अच्छे से जवाब दिया है कि ये सब सब्जेक्ट पता है। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आप लोगों को एटलीस्ट जीएस के बारे में पता है, ठीक है। वी आई आई होप आप लोग कहीं ना कहीं जीएस में थोड़ा आगे बढ़े होंगे, तभी आप ये सब जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि हम जो आगे पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे ठीक है, हम दोनों इंटरेक्शन में अच्छा सा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोल बोल करूँगा, आप लोग भी काफ़ी अच्छे से बता पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए आपके वो डायनामिक कैसे है, ठीक है। डायनामिक कैसे है, हम जब बात करें तो जो भी टॉपिक्स आ रही है, ठीक है। हिस्ट्री, अब जैसे हम बोलेंगे कि हिस्ट्री तो फिक्स हो रखी है, ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, बट हिस्ट्री भी देखो धीमे धीमे क्रिएट होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री मीन्स व्हाट, कल की चीज़ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हिस्ट्री बढ़ती जा रही है हमारी, ठीक है। जो हम रिसेंट में पढ़ते हैं उसको करंट अफेयर्स कहा जाता है, बट थोड़ा सा पास्ट में चले जाएंगे तो वो हिस्ट्री कहलाएगी। तो हिस्ट्री भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। हमारी पॉलिटी भी आगे बढ़ रही है, क्योंकि हमारी सरकारें, पूरे देश की सरकारें, पूरी दुनिया की सरकारें, ठीक है, अलग अलग न्यू लॉज बना रही है, ठीक है, रिजोल्यूशंस बना रही है, ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, पॉलिटी का पार्ट हो रहा है। तो दैट इज़ वेरी वेल पार्ट ऑफ पॉलिटी, एंड दैट इज़ वेरी वेल कम्स अंडर द स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। इकनॉमी, इकनॉमी भी आपको पता होगा कि इकनॉमी भी स्टेबल तो रहती नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी भी स्टेबल नहीं रहती। ज्योग्राफी में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं नया नया कुछ चीज़ें आती है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं नए नेशनल पार्क्स का एक अलग से पार्ट नेशनल पार्क बना देते हैं, सेंचुरी बना देते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ज्योग्राफी के पार्ट में आता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एसएससी के अंदर पर्टिकुलरली साइंस पढ़ेंगे। साइंस मीन्स व्हाट, कि अपना बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये कहीं ना कहीं हमारा इसमें कवर होगा। एंड अदर एग्जाम्स में कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, वो रेदर देन मोर देन डायनामिक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैटिक है। एंड अगेन वी हैव यू नो, हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास है करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स तो भाई सबका माँ बाप है, ठीक है। उसको तो कभी गलती से भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आजकल की जो ट्रेंड चल रही है हमारे एग्जाम के अंदर, वो ठीक है, करंट अफेयर्स ज़्यादा फोकस कर रहा है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस आएगा, मैं बता सकता हूँ कि 25 क्वेश्चन में से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रिलेटेड आए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट अफेयर्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, राइट। 21/3 ના રોજ જે છે એ એક્ઝામ જીપીએસસીની डेट नहीं नहीं था इन्हें देखिए अगेन डेट चेंज होगी या नहीं होगी उस पर मैं तो एग्जैक्टली श्योरिटी से नहीं बोल सकता, बट जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, ऐसा कुछ न्यूज़ है नहीं। एंड ऐसा कोई रीज़न भी नहीं है गवर्नमेंट के पास अभी चेंज करने का, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा बफर टाइम लिया हुआ है। 21 मार्च की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा सा बफर टाइम है, जो आई डोंट थिंक कि उसको हैम्पर करेगा। अगर बीच में कुछ एग्जाम्स चेंज हो रही है, जैसे हमने देखा होगा कि रिसेंटली एक लॉकडाउन लगा था, ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुई थी, ठीक है, बट पोस्टपोन हुई थी कैंसिल की जगह पे, ठीक है। बट अगेन उस गवर्नमेंट ने एक अच्छा सा टाइम लिया हुआ है। बीच में बहुत सारे हमारे पास पूरा जनवरी पड़ा हुआ है, जनवरी में भी उन्होंने ऑब्वियसली शेड्यूल रखे हुए एग्जाम्स के, अगर आप फॉलो करते होंगे तो। बट हमारे पास टाइम है, ठीक है, उनके पास टाइम है सेटअप करने का। एंड अगेन जीपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी है, ठीक है, हमारी गुजरात गवर्नमेंट की। जो जीपीएससी में पर्टिकुलर क्लास 1 2 की बात कर रहे हैं हम, तो वो प्रायोरिटी पे रहता है, तो उसको इतना छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
एंड अगेन वो डिपेंड करता है कि उसकी जो मेंस एग्ज़ाम है अगर वो चेंज नहीं होती है लास्ट ईयर वाली, तो 21 और 21-3 को जो एग्ज़ाम रखी हुई है उसमें भी चेंज होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा एंशियंट का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड मेन पढ़ना ये है कि टारगेट कैसे करें, एंड मैं आपको एसएससी के बेस पे समझा सकता हूँ। ठीक है, कि एसएससी में हमारा पेपर कैसे आने वाला है हम सबको पता है। ठीक है, सर एसएससी में अकाउंट ऑफिसर कवर हो जाएगा? हाँ, कवर हो जाएगा डेफिनेटली। मतलब आप एसएससी की एक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, अकाउंट ऑफिसर अलग से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि क्या? मैं समझा नहीं। एसएससी के अंदर अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट आती है डेफिनेटली, बट आप कोर्स के अंदर अकाउंट्स ऑफिसर का कवर होगा कि नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक है, छोड़िए। अच्छा ठीक है, अब एसएससी के बारे में बात करते हैं। तो एसएससी में पेपर्स आता है जो हमारे पास है वो 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, सॉरी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क का होता है। आई एम सॉरी। ठीक है, 50 मार्क के होते हैं हमारे पास। एंड उसके अंदर क्या होता है कि हमारा एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सब्जेक्टिव तो होते नहीं है। तो हमें क्या करना है, एंड प्लस अगेन अगर आप वो चीज़ और डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करो अदर एग्जाम के साथ में, तो हमारे पास ऑप्शन क्लियर कट होते हैं कि 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक सिलेक्ट करना है। ऐसा भी नहीं है कि 1 एंड 2 बोथ, ऑल ऑफ दी अबाव, नन ऑफ दी अबाव। मतलब नन ऑफ दी अबाव डेफिनेटली होगा ऑप्शन, बट क्या बोलते हैं अपने 1 एंड 2 वाला जो हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्स के अंदर पैटर्न आजकल बहुत टफ हो रहा है। ठीक है, वैसा इसके अंदर सिचुएशन अभी तक नहीं है थैंकफुली, तो हमारे लिए वो थोड़ा सा आसान रहेगा। एंड उसके लिए हमको समझना है कि हम क्या चीज़ें पढ़े एंड कैसे पढ़े। ठीक है, तो हम अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा अप्रोच पर्टिकुलर एग्जाम के रिलेटेड टारगेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बस पढ़ लिया, ठीक है, हमने रट लिया, बुक दे दी है, पीडीएफ दे दी है, पीपीटी दे दी है, उसको रट लो, ख़त्म कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, कैसा आ सकता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वो आंसर किस रेंज में, हम आंसर से भी सोच सकते हैं कि अरे यार ये किसी चीज़ का आंसर हो सकता है तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, हम वो भी सोच सकते हैं। जितना हम अपने हिसाब से सोचने की कोशिश करेंगे हमें वो आइडिया रहेगा कि कितना हम कर सकते हैं। ठीक है, सीपीओ के पेपर टू इंग्लिश के प्रीवियस पेपर कैसे डाउनलोड करें सर? हाँ ठीक है, इस बारे में मैं आपको डाउनलोड कैसे करें वो तो भी आपको अभी देखना पड़ेगा गूगल में जाकर। अगेन आपको दिक्कत हो रही है तो ठीक है, आप मैं ऐसा हो तो आपको उसके बारे में भी एक पर्टिकुलर बात करता हूँ कि उसका भी एक वीडियो बना सके कि कैसे हम पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको आप ऐसा हो तो मेल आई अपना ड्रॉप कर लीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको यहाँ से डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर दूँगा वो पेपर। ठीक है, एसएससी में टाइपिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा? हाँ, एसएससी में पेपर 2 ही लैंग्वेज में आता है। ठीक है, एसएससी में मल्टी लैंग्वेज नहीं होता है, एसएससी में या तो इंग्लिश है या हिंदी है। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फिर भी अगर आप टाइपिंग की बात कर रहे हैं तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो आपको कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। ठीक है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर देखो इंग्लिश का वेटेज भी एसएससी के अंदर बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स के अंदर 50 मार्क का इंग्लिश आता है, उसके अलावा 200 मार्क का पेपर 2 टायर 2 के अंदर हमारा आता है 200 मार्क का, एंड उसके बाद 100 मार्क का पूरा टायर 3 का आता है। तो हमारा टोटल कितने मार्क का हो गया इंग्लिश? 200, 300 एंड 350। तो मैक्सिमम वेटेज मैं कहूँगा कि इंग्लिश का है। ठीक है, तो इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज। और हिंदी लैंग्वेज तो ऐसे सिर्फ पेपर के अंदर ही है, जैसे आप अगर अदर देन इंग्लिश में जा रहे हो तो बाकी सब में आपको हिंदी ऑप्शन मिलता है, दैट इज़ एन ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज, नॉट पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ हिंदी लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड। हाँ, आई एम सॉरी। ओके, नहीं आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो भी टायर 2 टायर 3 इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। ठीक है, वो हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश ही होगा। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हिस्ट्री में हम फोकस कैसे करेंगे,
तो हिस्ट्री बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, बट हमें याद रखना है कि हमारा पेपर एमसीक्यू में आ रहा है। ओके, हमारा जो है वो एमसीक्यू है, ठीक है। तो हमें एमसीक्यू पे फोकस करना है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एंड हम उनके आंसर कैसे देंगे। हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे सब्जेक्ट की तरफ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तक तो अभी तक जो हमारी बात हुई वो कहीं ना कहीं जनरलाइज्ड हुई कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो अब हिस्ट्री के अंदर हमें पता है कि हिस्ट्री जो है वो बहुत वाइड चल रही है हमारी, ठीक है, काफ़ी सालों से है हमारे पास, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारी, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके, हिस्ट्री जो हमारा है वो 2 लाख बीसी से लेकर 3500 बीसी तक के, हम कुछ बोल नहीं सकते एग्जैक्टली कब हमारे स्टार्ट हुआ था, बट हमें बहुत सारे ऐसे वो मिले हैं, ठीक है, अवशेषिस, दैट इज द एक्सकावेशन से हमें मालूम पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारे पास फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है वो 2 लाख बीसी से लेकर 3500 टू 2500 बीसी के आसपास सेटअप हुई थी, वैसा हमारे पास रिजल्ट्स है, ठीक है। देन अगेन जैसे हमको पता है कि इंडिया जो था पहले, अगर ज्योग्राफी अपने पढ़ी होगी तो इंडिया जो था वो पर्टिकुलरली इंडिया, हम जो अभी मॉडर्न एज इंडिया देख रहे हैं वो वैसा नहीं था। इट वाज अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। जो पहले लैक्स ईयर्स अगो वहाँ पे अपने जो अर्थ है उसके अंदर सिर्फ 3 कॉन्टिनेंट्स थे, एंड फिर उसके बाद टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से वो कोलिशंस हुए एंड देन वी फॉर्म्ड हमारा इंडिया, जो एक जगह यूरेशियन प्लेट पे टकरा कर एक इंडिया फॉर्म हुआ, जो प्रेजेंट डे इंडिया है वो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इंडिया जैसे हमारा फॉर्म हुआ, ठीक है, मॉडर्न डे इंडिया, तो वहाँ पे पीपल कहाँ से माइग्रेशन शुरू हुआ, तो वो वेस्ट की तरफ से माइग्रेशन शुरू हुआ था, ठीक है। एंड जैसे माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो प्रीमिटिव पीपल्स आए थे, एंड नॉर्मली जब बहुत पहले की बात है तो पीपल, पॉपुलेशन ऑब्वियसली थी नहीं, तो दे वर कमिंग हियर यू नो इन फैमिलीज, ठीक है, थोड़ा ट्राइब्स में वो मूव करते थे आगे, ठीक है। ओके, तो वो वैसे आगे मूव करते थे। तो स्टार्टिंग में जो था वो था हमारा स्टोन एज, क्यों? क्योंकि वो लोग पत्थर के जो है इक्विपमेंट यूज़ करते थे, पत्थर से ही अपना सब काम करते थे, ठीक है, जो खुदाई करते थे। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली दे वर हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है, ऐसा तो था नहीं कि वो स्टार्टिंग से ही कल्टीवेशन करते हुए आए हैं। धीमे धीमे हम जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे उन्होंने कल्टीवेशन शुरू किया। पहले तो क्या था उनका फॉर्म, ठीक है, पहले दे वर ओनली हंटर्स एंड गैदरर्स, दैट इज जो वो एनिमल्स को हंट करते थे एंड देन उसमें से ही वो लोग खाते थे, क्योंकि फायर का भी इन्वेंशन उस टाइम तक धीमे धीमे हो चुका था, ठीक है। उसके बाद हम देखे जाएंगे तो पहले के टाइम पे जो था मेन क्या था हमारा, तो वीट एंड बार्ली जो थे वो ग्रो करते थे, एंड वीट एंड बार्ली ही वहाँ पे कंजम्पशन बहुत होता था। उसके अलावा सिंधु जो था, इंडिया का नाम पहले सिंधु था, क्यों था? तो दैट वाज ऑन द बेस ऑफ द इंडस रिवर, क्योंकि वो रिवर का पहले नाम था सिंधु रिवर, ठीक है। उसके बाद वी आर गोइंग अहेड, ठीक है, तो वी हैव 1 2 3 एंड 4 एजेस, 4 एजेस में ये डिवाइडेड है। व्हाट आर दो 4 एजेस? दैट इज द प्रिमिटिव फूड कलेक्टिंग स्टेज। प्रिमिटिव फूड कलेक्टिंग स्टेज मतलब कि बहुत ही पहले के टाइम पे लोग फूड कलेक्ट कैसे करते थे, तो दे वर हंटर्स, ठीक है। हंटिंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दे वेंट इनटू द, ऑब्वियसली उस टाइम पे जंगल्स की जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो जंगल में गए, उन्होंने किसी का भी शिकार किया एंड देन उसको खा गए, दैट वाज प्रिमिटिव, बहुत पहले के टाइम पे, यू नो, यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली। उसके बाद फिर धीमे धीमे आएगा एडवांस फूड कलेक्टिंग स्टेज। एडवांस फूड कलेक्टिंग स्टेज में क्या हुआ कि थोड़े बहुत उनको कहीं ना कहीं चीज़ों का हथियार बनाने का एक आइडिया मिला कि हथियार बना के हम उसको मार सकते हैं इजीली, ठीक है। तो उन्होंने भाले बनाने शुरू किए, स्टोन्स के, ऑब्वियसली स्टोन्स एंड वुड को मिक्स करके उन्होंने हथियार बनाने शुरू किया एंड उसका फिर हंटिंग करते थे एंड उसको फिर बाद में खाते के आगे चलते थे। उसके बाद आया ट्रांसिशन स्टेज। ट्रांसिशन स्टेज में क्या था, तो पीपल एक आगे बढ़े, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज द नेचर, ठीक है। तो इवॉल्व होते होते वो थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, जो हंट करते थे उसको, फिर वो फायर का इन्वेंशन उस टाइम तक हो चुका था तो फायर पका के खाते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने फैमिलीज़ में रहना शुरू किया, हर्ड्स में। एंड अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में हमेशा जो भी डेवलप्ड सिटीज़ या एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिवर के किनारे चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, प्लस कल्टीवेशन भी उसी एरिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जो बड़े बड़े शहर हमको मिलेंगे हिस्ट्री के अंदर, जितने में हम नाम देखेंगे, वो सब पानी मतलब नदी के आसपास ही कल्टीवेटेड या फिर डेवलप हो रखे हैं, ठीक है। तो वो लोग ने वो सब चीज़ें आइडिया आने लगी धीमे धीमे एंड वो वैसे आगे बढ़ते गए, ठीक है। एंड देन बाद में आया कौन सा, तो सेटल्ड विलेज। सेटल्ड विलेज हो गया मतलब लोग अभी एक जगह पे स्टेबल हो गए, नदी के पास का एरिया देखा,
वहाँ पे क्लियरेंस किया, ठीक है, जंगल वंगल काट के अपना सेटअप करना शुरू किया एंड वहाँ रहने शुरू कर दिए। अभी तक वो क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, कहीं भी स्टेबली रह नहीं रहे थे। तो यहाँ पे से इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ एंड यहाँ से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो हम जो इस एज की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज एज, ठीक है, चालकोलिथिक पहले के टाइम पे था एंड ब्रॉन्ज एज हमारे मेन फर्स्ट सिलेबस आता है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ओके उसके पहले थोड़ा सा एक बार हम सिर्फ डेटा देख लेते हैं अच्छे से कि कैसा कैसा डेटा क्या क्या है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है जो इस एरिया में से हम पूछे जा सकता है कभी हमारे लिए। तो पहले तो एजिस के नाम होने चाहिए हमको पता, कौन सी एजिस थे, कैसे कैसे नाम थे एंड कौन सा उनका पीरियड था, मेन इंपॉर्टेंट ये है। एंड वहाँ की हाईलाइट दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड क्या था हमारा, पीरियड वॉज बिफोर 10,000 BC। दैट इज नॉट डेफिनेट पीरियड, पहले स्टार्ट कब से हो वो हमको नहीं पता, बट इतना पता है कि 10,000 BC से पहले इतना कुछ रहा था। तो उस टाइम पे क्या था, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ठीक है, स्टोन कार्व्ड स्पेशल हंटिंग टूल्स थे उनके पास, ठीक है, स्टोन से कटे हुए टूल्स बनाए हुए थे। पर उस टाइम पे क्या था, टूल्स जो थे वो बड़े थे, बड़ा पत्थर था, उसको उन्होंने काट कर बड़ा क्या बोलते हैं हथियार बना दिया एंड उससे वो लोग हंटिंग करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, जिसका हमको पता है ऑब्वियसली यहाँ पे 10,000 तक था, तो 10,000 से लेके 6,000 BC तक ये एज आ गया। इनके अंदर भी हैंड एक्स हो गए, फिर यहाँ पे थोड़ा वुडन स्पीयर्स, स्टोन टिप्ड, ठीक है। पहले वो लोग पत्थर से मारा करते थे, अब उन्होंने, मैंने जैसे बताया था कि जैसे वो इवॉल्व हो रहे हैं प्रिमिटिव के बाद से, अब वो थोड़े क्या गए, ट्रांजिशन में आए, इवॉल्व हंटिंग गैदरिंग प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो और रिसोर्सेज उनके पास थे अवेलेबल, उसको यूज़ करके उन्होंने भाले बनाए, ठीक है, वुडन भाले बनाए, ठीक है, स्फीयर्स बनाए, एक्सेस बनाए, वो सब बना के फिर उससे वो लोग उसका कल्टिवेशन शुरू करने लगे और फिर हंटिंग शुरू करने लग गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हमको स्टोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं वो बहुत मिनिएचर थे। मैंने जैसे बताया कि पहले वाले में क्या होता था कि बड़े स्टोन का यूज़ करते थे वो लोग, एंड धीमे धीमे फिर उनको मालूम पड़ा कि जितना पतला भी हो सकता है उसको उन्होंने थोड़ा बहुत काटने की कोशिश की होगी, घिस घिस के उनको तोड़ने की कोशिश की होंगे, उनको साफ ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे एंड उससे फिर उन्होंने छोटे छोटे हथियार बनाए, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं एक्स, वो सब चीज़ें उस टाइम में उन्होंने बनाना शुरू किए, ठीक है। उसके एग्जाम्पल हमको मिला जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं अभी, सी देखो इसका एग्जाम्पल हमको मिल रहा है कहाँ पे, ब्रह्मगिरी में है, ठीक है, विंध्यन एरिया में है, नर्मदा रिवर के आसपास, ऑब्वियसली नर्मदा रिवर के आसपास है। ये भी जो एरियाज़ है वो सब कहीं ना कहीं रिवर के आसपास की एरियाज़ है। एंड देन गुजरात में भी बहुत सारा हमको ऐसा लेट स्टोन एज मिला गया है, ठीक है। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। उन्होंने इस टाइम पे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब कि उनको पालना शुरू किया, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक क्लासिक एग्जांपल है भीमबेटका केव्स। ये रहते अभी भी केव में ही थे, इन्होंने अभी भी रहने के लिए जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स का ही यूज़ किया था, अपने आप को शेल्टर एज अ नेचुरल स्ट्रक्चर ही यूज़ कर रहे थे ये लोग ने। अभी तक नया इवोल्यूशन जो था कंस्ट्रक्शन फेज में अभी तक आए नहीं थे ये लोग, ठीक है। विल गो अहेड, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज का क्या है रेंज, तो 6,000 से 4,000 BC। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, इन्वेंशन ऑफ व्हील। इससे क्या होता है, तो इससे क्या होगा, इनका इनका जो मूवमेंट टाइम होगा आगे बढ़ने का, जो ट्रांजिशन, जो ट्रैवलिंग टाइम था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ, प्लस जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट भी कम होंगे। हमको पता है व्हील्स का क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये जो इन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज डन ऑन दी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए दैट वॉज इन द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज के अंदर इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या था, जैसे उधर भी उन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया था तो यहाँ पे भी वो थोड़ा आगे बढ़े, उसके अंदर उन्होंने एक सेटल लाइफ, एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दिया है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कैटल रियरिंग, ऑब्वियसली उससे ये लोग क्या बोलते हैं, कैटल रियरिंग से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध हो गया, ये सब चीज़ें ये लोग यूटिलाइज करना शुरू हो गया, धीमे धीमे इनको आइडिया आता गया। उसके बाद मेन इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि दे आर इंडिपेंडेंट एंसेस्ट्रीज, ठीक है। देयर इज इंडिपेंडेंट एंसेस्ट्री मतलब क्या, कि ये जो इनका बोलते हैं ना कि एंसेस्ट्रल प्रोसेस चला आ रहा है, वैसा नहीं है। इनके यहाँ पे जो लोग मिल रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एक एंसेस्ट्रल लीनिएज कुछ ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ माना जा रहा है कि ये जो लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस में मिले जा रहे हैं वो कहीं नहीं थे, नए लोग थे, पर्टिकुलर कहीं और से आए थे। इनका इंडिपेंडेंट एंसेस्ट्रल लीनिएज नहीं मिल रहा है। जो पहले के लोगों का हमको कुछ सैंपल्स मिले हुए हैं वो इनके साथ रिलेटेड नहीं हो रहे, तो यहाँ से कुछ नए लोगों का आना हुआ है, माइग्रेशन हुआ है इंडिया के अंदर, वैसा माना जाता है, ठीक है। वी हैव गिवन सम इम्पोर्टेंट साइट्स ओवर हियर,
ठीक है, ये सब साइट्स है। हालांकि मैं मानता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वी कैन यू कैन जस्ट रीड ओवर इट एंड यू कैन गो अहेड इट, मतलब आपको 100% याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप में अगर जाने लग गए तो फिर हमारा काम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज और उसकी टाइम पीरियड हमको पता है। एंड चाल्कोलिथिक एज में क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इस पर्टिकुलर एज में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूसेज देख रहे हैं, ठीक है। एंड हमारा यूसेज देख रहे हैं, प्लस हम और क्या देख रहे हैं यहाँ पे अंदर, कि यहाँ का जो लोगों का रहने का जो रीच है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। पहले जो लोग रह रहे थे तो वो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि वो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान एंड पंजाब है, उस एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी। और अब क्या हो रहा है, धीमे धीमे लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। उसका एक एग्जांपल क्या है, तो अभी ये जो इसका एक्सटेंड है कहाँ तक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब आज की तारीख में झारखंड के अंदर आया हुआ है वो। एंड वहाँ से लेकर गैंगेटिक बेसिन, गैंगेटिक बेसिन मतलब गंगा का जो एरिया है फ्लो, उसके पूरे साथ में, ठीक है। वी हैव गिवन इंपॉर्टेंट साइट्स एज वेल। उसके बाद सी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना है इसके लिए, कि हमको एक ब्रोकन स्कल स्पेसिमेन मिला था, ठीक है, होमोसेपियन। ये पर्टिकुलर हम होमोसेपियन सेपियंस एंड होमोसेपियंस ऐसा अलग एक फॉर्म बना के रखा हुआ है बायोलॉजी के अंदर, विद इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स कैसे इवॉल्व हुए, तो वो अलग अलग डिवीजन दिया हुआ है। तो होमो इरेक्टस का हमको एक ब्रोकन स्कल मिला हुआ है दैट डेट्स बैक टू अराउंड 5 लाख ईयर्स ओल्ड। कहाँ मिला है हमको ये, तो ये हमको मिला है नर्मदा वैली में, हथनोरा एमपी के अंदर। एंड दिस इज़ ऑन 5 दिसंबर 1982 को ये मिला है, मतलब बहुत रिसेंटली हमको मिला है, ठीक है। तो अभी भी हमको बहुत सारे एक्सकेवेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आप देखोगे पढ़ोगे तो काफ़ी सारे एक्सकेवेशन अभी भी चल रहे हैं बहुत जगहों पे। तो कुछ ना कुछ हर जगह से हमको मिलता जा रहा है अभी भी। वी ऑल इन द लर्निंग प्रोसेस, कितना हम डीप में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कॉपर जो है, मैंने बताया जैसे कि कॉपर जो है वो बहुत यूज़ में दिखा जा रहा है, ठीक है। लास्ट 10,000 ईयर से इनफैक्ट हमको बहुत जगह से कॉपर्स के मेटल्स मिले हुए, ठीक है, एटलीस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड। एंड हमको उसके खास करके इजिप्ट में जो आर्टिफैक्ट्स है, और एक एग्जांपल ये है कि जो पिरामिड था उसके अंदर पूरा एक प्लम्बिंग सिस्टम जो है वो कॉपर से बना हुआ हमको मिला है, जो कहीं ना कहीं 5,000 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो इतने पुराने टाइम से कॉपर हमारा मिल रहा है, मतलब लोगों को उस टाइम पे आइडिया आ गई थी कि कॉपर का यूसेज हमको करना है, कैसे करना है, ठीक है। ओके, अगेन देर इज दिस गंगा जमुना दोआब जो है उस एरिया में हमको बहुत मिल रहा है इंडिया के अंदर कॉपर का यूसेज, ठीक है। मैंने अगेन एक बात बताता हूँ कि हमेशा हिस्ट्री में याद रखना है, तो आपको याद करने में यही ईजी रहेगा कि जो भी सिविलाइजेशंस हुई थी वो कहीं ना कहीं हमारे रिवर के आसपास में ही जा रहा है, ठीक है। तो रिवर के आसपास में जा रहा है, तो आपको अगर ये आइडिया होगा ना, तो हो सकता है कि ऑप्शन से आप ये सॉर्ट आउट कर लो कि मतलब ऑप्शन सपोज कभी इजी ऑप्शंस दिए गए होंगे तो आपको उससे एक हिंट मिल सकती है। अगर एग्जैक्ट आंसर ना पता हो तो हिंट मिल जाएगी, ओके ये जो एरिया है किसी रिवर के पास में है, तो दिस कैन बी द आंसर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस अकर्ड इन द अर्लियर फेजेस अराउंड द रिवर्स ओनली। आज की तारीख में भी मैक्सिमम जो डेवलप्ड सिटीज़ है वो कहीं ना किसी रिवर के आसपास बिलोंग करते हैं, क्योंकि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके बिना नहीं चल सकता। हमने बहुत अभी भी हम केसेस देख रहे हैं जहाँ पे वाटर के लिए स्टेट्स में लड़ाई हो रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये लोग काफ़ी इनके बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं इन ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर, ठीक है। रिसेंटली अगर आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा कि चाइना ने भी एक कुछ ब्रह्मपुत्र रिवर, जो उसके एरिया के अंदर ब्रह्मपुत्र जहाँ से फ्लो हो रही है, सेंगपो जो नाम है, ठीक है, वहाँ पे उसने कुछ एक डैम बनाने की बात की है। तो इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत तकलीफ आ सकती है। तो अभी इसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक टॉपिक जाएगा कि क्या चाइना को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगेन हम पता समझ सकते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है पानी, क्योंकि अगर वहाँ पे एक डैम बन जाता है तो हमको पता है कि ये हमारे जो आसाम के थ्रू होकर, अरुणाचल प्रदेश होकर जो इंडिया में पानी आ रहा है ब्रह्मपुत्र का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया की बहुत एक इंपॉर्टेंट रिवर है, भले उसका मैक्सिमम पार्ट इंडिया से बाहर है, बट वो इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो उस पर बहुत अफेक्ट कर सकता है। तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। आप अगर हिस्ट्री के पुराने साल के क्वेश्चंस निकालोगे तो आपको उससे मालूम पड़ जाएगा कि उसके ऊपर से कितने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत वाइड है।
हमको और प्लस उससे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक चीज़ और भी है कि अभी तक हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो अभी तक डिसिफर नहीं हुई है। अगर वो हो गई तो हमारे पास क्वेश्चन की और एक लंबी सी लाइन लग जाएगी, ठीक है, और हमको कोर्स हमारा एक दो चैप्टर और बढ़ जाएंगे कोर्स के अंदर कि भाई उसकी डिसी लैंग्वेज कैसी थी, उसके लैंग्वेज में क्या क्या फॉर्म रह चुके, कैसी थी। बट होपफुली थैंकफुली अभी तक वो डिसिफर नहीं हुई है हमारे लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते जैसे मैंने बताया था कि ये एक ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। इसके तीन नाम है कहीं ना कहीं, दैट इज फर्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड हम इसको बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड थर्ड बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो अब ऐसा क्यों? तो फर्स्ट नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों? क्योंकि वो इंडस रिवर दैट इज जो अभी उस टाइम पे जो थी सिंधु रिवर, अभी के टाइम की इंडस रिवर के आसपास पूरा सिविलाइजेशन सेटअप हुआ हुआ है। एंड उसके अलावा उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज जो थी जैसे कि घाघर राजस्थान में है, उसके आसपास भी हमको बड़ी बड़ी साइट्स मिली हुई है, तो इसीलिए हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। सेकंड हड़प्पन क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि हमको कोई भी जगह का हम नाम डालते हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि पहली पहली हमको चीज़ क्या मिली थी। तो सबसे पहली साइट जो हमें मिली थी वो थी हड़प्पा, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ता है, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन बी। एंड ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसीलिए क्योंकि इस टाइम पर ब्रॉन्ज का यूज़ बहुत पीक पे था, जो कि पहले नहीं देखने मिलता था। तो हमको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। हमको बहुत सारे इसके अंदर से इक्विपमेंट्स मिले जो ब्रॉन्ज के हैं, तो दैट इज़ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन एज वेल, ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी वो पर्टिकुलरली तीन जगह से फोर रेसेस की थी। कौन से? तो दैट इज मेडिटेरियन, प्रोटो एस्ट्रोलाइज्ड, मंगोलॉइड्स एंड अल्पाइंस। बस उसमें भी ये दोनों जो थे वो प्रोमिनेंट थे, ठीक है। ये लोग इस एरिया के ज़्यादा लोग यहाँ पे पाए जा रहे हैं। हम वो कैसे मालूम पड़ता है, ठीक है। तो उसका एक मेन सिंपल सा लॉजिक यही है कि हम जो साइंटिस्ट को जो स्कल्स मिलते हैं, ठीक है, जो रिमेनेंट्स मिलते हैं, उसका जो हम एनालिसिस करते हैं एंड अभी के टाइम के जो उस एरिया के लोगों का एनालिसिस करते हैं तो वो कहीं सिमिलैरिटीज़ मिलती है, तो मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं लोग उस साइड से आए हुए हैं, ठीक है। ओके, दिस इज बताया जाता है कि भाई कौन से हड़प्पन कल्चर है, कितना वाइड स्प्रेड था, तो हमें उसकी रीच भी पता होनी चाहिए यार। कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि हमें जो एक्सट्रीम मोस्ट साइट्स है वो कौन सी है उसके बारे में वो आगे आएगा, ठीक है। हम धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट साइट लेते हैं, दैट इज़ हड़प्पा साइट। हड़प्पा साइट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको फाइंड मतलब जो है डिस्कवर किसने किया गया। ऑब्वियसली इन्वेंट नहीं होगा, डिस्कवर होगा, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी थी, उसको खाली खोद के ढूंढा गया है, ठीक है। तो उसे डिस्कवर कहते हैं। तो उसको किसने डिस्कवर किया? दैट इज दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में, ठीक है। कहाँ पे आती है ये चीज़? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज की तारीख में वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब है, वहाँ पे मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है? तो कहाँ पे थी? तो वो रिवर रावी के बैंक पे लोकेटेड है। जैसे मैंने बताया ये चीज़ हर एक में आने वाली है, हर एक सिटी के अंदर कहीं ना कहीं ये आएगी कि किस रिवर के वो बैंक में एस्टेब्लिश हुई हुई है। सेकंड जाते हैं हम मोहनजोदारो के ऊपर। मोहनजोदारो कब मिला और किसको मिला? दैट इज आर डी बनर्जी सर को मिला था ये 1922 में, ठीक है। ये कहाँ पे है? ठीक है, तो राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस में आज है पाकिस्तान में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी आज पाकिस्तान के अंदर है। एक चीज़ और है कि जो पार्टीशन के बाद जो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स जो थे ना अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो थे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। आज की तारीख में वो दोनों पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फेमस नाम दिए हुए हैं एक्सकावेटर्स के, जिन्होंने इस टाइम पे इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को एक्सकावेट करने में बहुत सारा एफर्ट्स लगाए हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और हिंट दूंगा इसके अंदर मैं आपको कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी साइट्स के अंदर से हमको मिले हुए हैं, ठीक है। हमको ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रैनरी मिली है, 6 ग्रैनरीज मिले हैं, ठीक है। बरियल क्या बोलते हैं अपने लोगों की एक साथ मतलब माउंड ऑफ द डेड, वो ऑब्वियसली नाम मोहनजोदारो नाम उससे आया है, हम आगे देखते हैं वो चीज़, ठीक है। तो वो मिला हुआ है। उसके बाद हमारे पास ग्रेट पैटर्न मिला हुआ है, सिटीडेल मिला हुआ है, लोअर लेवल मिला हुआ है, ठीक है। तो फीचर्स कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके अंदर थे, वो सब हमें दिखे हैं इसके अंदर। तो वो सब में से अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि भाई ये चीज़ कहाँ मिला है, ये चीज़ कहाँ मिला है, तो एक चीज़ इसके अंदर ये हमेशा याद रखना कि जिसके भी आगे नाम ग्रेट आएगा ना, जैसे ग्रेट गैनरी, ग्रेट बाथ, वो हमेशा कहाँ मिलेगा? मोहनजोदारो के अंदर। जो ग्रेट वाली चीज़ है वो कहाँ मिलेगी? मोहनजोदारो में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको 6 ग्रैनरीज बोले, ठीक है, तो वो कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में मिलेगा, ठीक है, वैसे।
तो वो चीज़ हो सकती है कहीं और, बट जहाँ पे भी ग्रेट आ गया ना वो आपके लिए समझो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि वो हमको मिलना कहाँ पे, ग्रेट वाला चीज़ मोहनजोदाड़ो के अंदर ही। ठीक है, उसके बाद हमको एक बड़ा असेंबली हॉल भी मिला हुआ है मोहनजोदाड़ो के अंदर, एक असेंबली हॉल। ठीक है, दैट वाज ऑल्सो ए बिग हॉल, दैट इज ए ग्रेट हॉल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जैसे आगे जाते हैं, मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या बताता है, मोहनजोदाड़ो सिंधी के अंदर ही क्या होता है, द माउंट ऑफ अ डेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बरियल्स मिले एक साथ में। ठीक है, पॉज फॉर अ मिनट। ओके, आई एम सॉरी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे काफ़ी जना बोला जाता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ऐसे ज़्यादा है बोलने की, तो अगर आप में से ऐसा किसी को कुछ लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तो मैं उस चीज़ पे थोड़ी कंट्रोल कर लूँगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो बता दीजिए, मैं उस पर फोकस करूँ। किसी को ऐसा कुछ लग रहा है, किसी को कोई दिक्कत? ओके, आई गेस एवरीवन इज़ ओके विद इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो रहा है, उसके बाद ये डिस्ट्रक्शन वाला फेस हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि कितना कैसे डिस्ट्रक्शंस हुए एंड क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइड पे जाते हैं, दैट इज़ बनवाली। बनवाली जो साइट है वो कहाँ पे है आज की तारीख में, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, एंड वो कहाँ पे है, तो लॉस्ट रिवर सरस्वती। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे एक सरस्वती नाम की रिवर हुआ करती थी। ठीक है, बट अब वो जो है कहाँ पे अभी लॉस्ट है। लॉस्ट मतलब कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब वो एक्सटेंड हो रखी है, तो फिर उसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ लॉस्ट रिवर सरस्वती। उसके जो बैंक में थी वो बनवाली सिचुएटेड था। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है हमको, यहाँ पे क्या मिल रहा है। ओके, आई लोअर माई स्पीड लिटिल बिट। ठीक है, तो वहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, तो हमको लार्ज क्वांटिटी में बार्ली, सीसम एंड मस्टर्ड ये मिल रहा है कल्टीवेशन। दैट शोज़ कि वो एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके थे इस टाइम तक। ठीक है, लेकिन आप ये जो हम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो हमारा डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं, ठीक है, 10 to 14, तो आप उसको डेफिनेटली अटेंड करिए। एंड अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो यू शुड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड फॉर दिस एसएससी क्लासेस पर्टिकुलरली टारगेटेड। ठीक है, हमारे पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के हैं। विल प्रोवाइड दी लेक्चर्स एज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी है। ऑब्वियसली एसएससी की एग्ज़ाम भी आपकी 1 साल का टाइम ले ही लेती है, तो हम उतना आपसे कनेक्टेड रहेंगे ही उस टाइम तक। ठीक है, वी हैव लेक्चर पीडीएफ जो आपको मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ लेक्चर्स, मॉक टेस्ट। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। हमारी बैच अभी 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। ठीक है, एट 2 o'clock एवरी डे। इट विल गो ऑल द डेज इन द वीक्स। ठीक है, तो यू शुड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। वी हैव अ लेक्चर और डेमो लेक्चर एज वेल टुमारो। ठीक है, अब उसके लिए आप ज्ञान लाइव जो हमारा एप्लीकेशन है ज्ञान लाइव, उसको डाउनलोड करके उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं एंड उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब वहाँ पे पर्टिकुलर एक पेज ही मिल जाएगा ज्ञान लाइव का, एसएससी का। उसमें ही आपको एक्सक्लूसिवली वो सब हमारा कोर्स मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, लेट्स मूव इट। चानू दारो एक साइट है, वो किसने डिस्कवर की थी, तो एक कॉम्बो में जो है वो लोगों ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एंड ये आता है, ये भी जो है रिवर इंडस में है, उसके बैंक में है, और ये अभी फ़िलहाल प्रेजेंट डे सिंध, यानी कि ये भी पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, एंड इसके अंदर एक चीज़ है कि प्री हड़प्पन कल्चर। प्री हड़प्पन कल्चर मतलब कि इसका जो हमको ट्रेडिशन मिल रहा है वो 100% लीनियज नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन हुआ है उसके अर्ली स्टेज में ये जो सिटी थी वो सेटअप हुई थी। तो इसके अंदर फीचर्स कुछ तो मिल रहे हैं बट 100% मैच नहीं हो रहे, इसलिए इसको प्री हड़प्पन कल्चर कहा जा रहा है कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते हुए लोग आगे बढ़े हैं एंड उन्होंने यहाँ से सीख कर जो चीज़ें दूसरे अपने एस्टेब्लिश की है लोकेशंस उसमें इम्प्रूवमेंट्स करे होंगे। ठीक है,
ओके अब हाँ, इसमें प्री हड़प्पन का एक रीज़न ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको सिटाडल नहीं मिल रहा है। हमने ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि हड़प्पा की जितनी भी साइट्स मिली है उसके अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ लोअर लेवल एंड वन इज़ सिटाडल। ये माना जाता है कि सिटाडल के अंदर जो रॉयल्स है, किंग हो गए, जो रॉयल कोर्ट्समैन हो गए, वो सब लोगों का रहना सिटाडल के अंदर होता था, एंड जो बाकी लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो लोअर लेवल के अंदर एस्टेब्लिश हो रखी है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर एक पूरी सिटी बन चुकी थी। हम इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम तक थोड़ा बहुत कास्ट सिस्टम था, बड़े पैमाने पे नहीं, बट थोड़ा बहुत कास्ट सिस्टम वहाँ पे प्रिवेल कर रहा था, इसीलिए तो ये बाइफर्केशन सोसाइटी में हो रहे थे। अगेन ये चीज़ भी हमको क्लियर नहीं है इस बारे में कि जो यहाँ पे किंगशिप जो थी वो ऑन द बेस ऑफ पेट्राई की, दैट इज़ हायरार्की था, या ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, तो वो उस बारे में डिबेट हम करना कोई मतलब बनता है नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमको बहुत सारे बीड मेकिंग सेंटर्स मिले हैं, तो इससे ये एक आइडिया मिलता है कि यहाँ के लोग क्या थे, आर्टिस्टिक नेचर वाले थे। ठीक है, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, कालीबंगन। अब कालीबंगन नाम से मालूम पड़ता है क्या, कि ब्लैक बैंगल्स। यहाँ क्या हो रहा था, तो हमको यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स बहुत मिले हुए हैं। ठीक है, ब्लैक बैंगल्स के बहुत रिमेनेंट्स मिले हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया कालीबंगन। इसको किसने डिस्कवर किया था, ए घोष ने 1953 के अंदर। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड मतलब खेती, जो पर्टिकुलर प्लाव के थ्रू खोद के खेती की जाती है, वो उसके एविडेंस यहाँ दिए गए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे उन्होंने प्लाव मतलब जो प्लाव है, ठीक है, उसका यूज़ किया हुआ है, उस इक्विपमेंट का यूज़ किया है इसके अंदर। ठीक है, फायर अल्टर्स मिले हुए हैं। फायर अल्टर से हम ये आइडिया भी लगा सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ के जो लोग थे वो फायर अल्टर्स मतलब कि यज्ञ कुंड। ठीक है, तो यज्ञ में बहुत बिलीव करते होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी वो लोग देवी देवताओं को पूछते होंगे। अब उनके देवी देवता क्या है तो वो हम आगे देखते हैं, बट यहाँ पे भी वो थोड़ा सा लेवल पे प्रिवेलेंट था। ठीक है, दीज पीपल बिलीव्ड इन वर्शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे यज्ञ होते थे। ठीक है, एंड ये काफ़ी बड़ा स्टेट है, इसलिए इसको एक थर्ड कैपिटल की तरह भी बोला जा सकता है। ठीक है, और ये चीज़ जो फीचर है, ये हमारे पास 90% जो साइट्स है हड़प्पा की उसके अंदर मिला जाता है कि दैट इज़ सन ड्राइड और परफेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर। उनका एक परफेक्ट प्रोपोर्शन है, उसी प्रोपोर्शन में जो है ब्रिक्स है, जो ईंटें घर बनाने की, वो पर्टिकुलर परफेक्ट प्रोपोर्शन में हर साइड में मिलती है। इसीलिए हम बोल पाते हैं कि ये साइड भी उससे लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो ईंटों का डायमेंशन मैच करता है। ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे जो साइड्स है उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लोथल। लोथल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड डॉकयार्ड भी मैं बताया कि बर्न ब्रिक्स एंड सन ड्राइड ब्रिक्स, दो टाइप के ब्रिक्स हैं, उससे बने हुए होते हैं। ठीक है, एंड ये किसने डिस्कवर किया था, तो सर SR राव ने किया था। और ये कहाँ पे है, गुजरात में भोगावा रिवर गल्फ ऑफ कैम्बे के वहाँ पे सिचुएटेड है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, और बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फीचर यही है कि ये एक फर्स्ट मैन मेड पोर्ट इन द वर्ल्ड, या तो डॉकयार्ड है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए बुक अगर आप देखो तो आई एम जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको अगेन क्वेश्चन ये आता है कि आप टारगेट क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको पर्टिकुलर एक बुक बोल दूं तो वो हर एक चीज़ के लिए वो नहीं रहेगी, रिलेवेंट नहीं रहेगी। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग है। SSC की बेस पे बात करूं तो आप लूसेंट जो है, लूसेंट बुक जो है उसको आप अच्छे से रिलाई कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के GS के लिए। उसमें आप फर्स्ट ग्रो में अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं उसके अंदर से, तो आपको बहुत उसके अंदर एक प्रिसाइज दिया हुआ है फ्लो। ठीक है, हर एक GS के सब्जेक्ट का। तो आप जो भी सीख रहे हैं उसके बाद आप वहाँ से रिवाइज करेंगे तो आपको वो बहुत इजीली ग्रैस्प करेगा। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझा सकता है। तो एक लूसेंट बुक मैं SSC के लिए सजेस्ट करूँगा, बाकी कोई एग्जाम के लिए तो बात नहीं कर रहे। SSC के लिए आप लूसेंट बुक का डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप एक मॉडर्न हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री की एक बुक है पर्टिकुलरली, वो आप अलग से कर सकते हैं। उसका मैं आपको डिटेल बाद में दे दूँगा। एंड हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं पूरे सॉर्ट आउट करके, तो वो भी आप रिलाई कर सकते हैं इसके अंदर हिस्ट्री में। ठीक है ना, लोथल के अंदर क्या हो रहा है, अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस। इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सिमम कल्टीवेशन किस चीज़ का हो रहा था, तो वीट एंड बार्ली का हो रहा था।
तो पैडी जो है मतलब राइस, उसका अर्लीस्ट कल्टिवेशन हमको लोथल के अंदर मिल रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि विच साइट वॉज विटनेसिंग द फर्स्ट कल्टिवेशन या तो अर्लीस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस किस साइट में से हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने बताया जैसे कि फायर अल्टर्स है, वो फायर अल्टर्स भी बहुत जगह पे मिले हैं देखने में। नेक्स्ट साइड पे आते हैं रोपर। रोपर को किसने फाइंड किया, तो 55-56 के अंदर वाई डी शर्मा सर ने उनको फाइल किया। और ये किस रिवर पे आती है, तो ये आती है सतलज रिवर के अंदर। ठीक है, दिस आर दी शॉर्ट क्वेश्चंस, कौन सी रिवर किसने डिस्कवर किया, ठीक है, एंड कौन सी एरिया में सिचुएटेड है आज की तारीख में। तो ये आर सिचुएटेड डेफिनेटली कहाँ पे, पंजाब में। रोपर तो आज भी नाम रोपर ही है, उसका कोई नाम भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बहुत मिला जाता है वो है क्या, कि डॉग्स व बरीड बिलो दी ह्यूमन बरियल्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स है, इसके बारे में भी कोई लिंकेज नहीं मिल पाई कि ऐसा क्यों करते थे, बट ऐसा यहाँ पे देखा गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी कुछ इसके अंदर हो सकता है कि भाई ये फीचर किस में हमको पर्टिकुलर देखने मिला है, किस पर्टिकुलर साइट के अंदर या किस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में भी क्वेश्चन पूछे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा, साइट पूछे तो आंसर हमारा रोपर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट धोलावीरा, दिस इज अगेन अ साइट इन गुजरात। ठीक है, अगर हम एक से एक चीज़ बोलूँगा कि अगर हम ये चीज़ देखते हैं, अगर पूछा जाता है कि मैक्सिमम साइट्स इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं या कौन से स्टेट में मिलते हैं, तो वो हमारा आंसर होता है गुजरात के अंदर, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। ठीक है, नॉट प्री इंडिपेंडेंट बट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मैक्सिमम साइट हमको गुजरात के अंदर से मिल रहे हैं हड़प्पन की। ठीक है, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय JP जोशी एंड इट वॉज, ठीक है, डिस्कवर किया गया था। एंड एक्सकावेशन, एक्सकावेशन किसने किया, तो दैट वाज राबिंद्र सिंह बीस्ट जी ने करवाया एक्सकावेशन। ठीक है, इसका मतलब कि इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ यहाँ से मिली होगी, तो इन्होंने इसको डिस्कवर मतलब कुछ लिंकेज बिठाकर इनका इसमें बता दिया कि ये हड़प्पन का है। उसके बाद एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक पर्टिकुलर एक्सकावेशन प्रोसेस चालू किया वहाँ पे, एंड पूरी सिटी बाहर आई। तो वो एक्सकावेशन प्रोसेस के जिम्मेदार थे ये, बट डिस्कवरी पहले से उन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे एक साइट है। ठीक है, यहाँ पे एक साइट है हड़प्पा की, वैसा डिस्कवरी JP जोशी ने किया एंड एक्सकावेशन करवाया है रविंद्र सिंह बीस्ट ने। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि थैंकफुली ये एक ही जगह पे ऐसा है, बाकियों में ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या क्या मिला है हमको, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिल रही है कि वो लोग क्या स्टेपल फूड मतलब क्या, अगेन हमको पता होगा। स्टेपल फूड मतलब, स्टेपल फूड वो चीज़ होती है जो रेगुलर डे में हम लोग यूज़ करते हैं, रेगुलर डे में जो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, उसे स्टेपल फूड बोला जाता है। ओके, दीज आर दी बेसिक फीचर्स। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे एक डिटेल में पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में रिलेटेड टू हड़प्पा, साइट्स के स्पेसिफिक नहीं, अब थोड़ा हड़प्पा के बारे में फीचर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि सुमेरियन टेक्स्ट के अंदर इसको क्या बोला गया था, पहले मेलुआ नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, दिस वॉज नोन एज मेलुआ एंड मेलुआ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दी एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, तो उसको सुमेरियन टेक्स्ट में ऐसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद ये लोग यहाँ पे ऑर्नामेंट्स पहनते थे। इनके यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स है वो बोथ मैन एंड वुमेन यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर गोल्ड, सिल्वर, आइवरी। ठीक है, प्रेशियस स्टोन्स, आइवरी, आइवरी इज द मटेरियल दैट इज द टीथ ऑफ द एलिफेंट्स, उसको आइवरी बोलते हैं। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद ये लोग एक केमिकल प्रोसेस भी करते थे, दैट वाज मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड दैट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रम। सो दिस शोज कि ये जो थी वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा आगे थे। ठीक है, अगर हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस या तो एक आंसर राइटिंग के बारे में बात करें तो उसमें ये सब चीज़ें काम आ सकती है आपके अंदर कि भाई एंशंट इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना प्रेवलेंट था। ठीक है, एंशंट टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या था, तो उसके अंदर हम बहुत पहले का रेफरेंस देखा जाए तो इंडस दे सकते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जाएंगे, ठीक है, हम जाते जाते देखते जाएंगे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ता जा रहा है। एंड गुप्ता एज के टाइम पे वो बहुत पीक पे था क्योंकि हमारे उस टाइम पे बहुत सारे हमारे पास साइंटिस्ट एंड बहुत सारे रिसर्चेस के बारे में हमको वहाँ से नॉलेज मिल रही है। ठीक है, तो एक डिटेल एक आंसर राइटिंग की बात करें तो उसके अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत। ठीक है, ओके, अब ये लोग क्या करते थे, ब्रॉन्ज एंड कॉपर यूज़ करते थे। अगेन एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आयरन का यूसेज नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, कभी घुमा फिरा के पूछ ले कि ठीक है कि आयरन का यूसेज किस टाइम पे प्रेवलेंट था, तो उसमें या फिर किस टाइम पे प्रेवलेंट नहीं था,
तो उसमें अगर ये इंडस का एक ऑप्शन दिया जाए, उसके पहले का दिया जाए, उसके बाद का दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम तक आयन यूज़ नहीं होता था, इसके बाद से आयन का यूजेज शुरू हुआ है। दैट इज़ इसके बाद जो हमारा वैदिक एज आएगा, ठीक है, जहाँ पे वेदास है हमारे, वहाँ पे आयन का यूज़ हमें देखा जा रहा है, बट यहाँ तक आयन का यूज़ नहीं था इंडिया के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे वेट्स भी थे एंड मेशर्स भी थे, ठीक है। 16 के मल्टीपल में वो लोग वेट्स एंड मेशर्स करते थे। इनके अंदर गॉड भी माने जाते थे, ठीक है। तो मेल गॉड में कौन इम्पोर्टेंट था सबसे बड़ा, तो पशुपति महादेव, एंड फीमेल में थे मदर गॉडेस। इसके अंदर हमको बहुत सारे क्या बोलते हैं सील्स मिले गए हैं, ठीक है, डिफरेंट यूनिक सील्स, सील्स ऑफ द यूनिकॉर्न, सील्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। इससे बताया जाता है कि यहाँ पे एनिमल्स का भी एक बहुत प्रेवलेंस था। जैसे मैंने बताया कि कैटल रियरिंग एंड हस्बेंड्रिंग यहाँ पे एक अच्छा प्रोफेशन था इनका, तो उसके बेसिस पे इन्होंने सील्स बनाए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे इनका आर्टिस्टिक फॉर्म भी बहुत मतलब मेजर था, बहुत पीक लेवल पे था। यहाँ पे ये लोग जो है वो स्टेटाइट मटेरियल यूज़ करते थे अपना आर्किटेक्चर सॉरी आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। उससे हमें एक पर्टिकुलर बियर्डेड मैन की हमको स्टैचू भी मिली हुई है, दैट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्टीएटाइट। स्टीएटाइट इज़ अ टाइप ऑफ क्ले, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ क्ले दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो स्टैचू बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैचू प्रोड्यूस करती है, तो वो उसका इन्होंने बहुत यूज़ किया हुआ है। अगेन ये चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि इनको नॉलेज है चीज़ों के बारे में, कि कौन सी चीज़ लॉन्ग लास्ट करेगी, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करना बहुत अच्छी है। तो ये बहुत बहुत टेक्निकली साउंड थे ये लोग, ठीक है। अगेन हम जैसे एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर इंडस वैली का है उनका एक ग्रिड पैटर्न में जो उनका पर्टिकुलर पूरा सिटी बना हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बताऊं तुमको बनाकर, तो एक सिटी उनकी ऐसी होती थी, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस जंक्शंस होते थे, ठीक है। हर एक जो भी सिटी के रास्ते हैं वो एक रेक्टेंगल शेप में बने हुए हैं, सॉरी राइट एंगल शेप में बने हुए हैं, ठीक है। अब इससे बहुत सीखने लायक अगर हम चीज़ें देखा जाए तो इससे बहुत इम्पोर्टेंट, और इनकी बोलते हैं ना कि टेक्निकलिटी या फिर साइंटिफिक नो हाउ कैसे मालूम पड़ता है हमको इस चीज़ से, तो ये है कि हमें पता है कि जो विंड फ्लो होती है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, तो इन्होंने उसी पैटर्न में पर्टिकुलर रखा हुआ है। तो जब भी हवा आएगी तो ये पूरा जो स्ट्रीट है वो क्लीन करते हुए जाएगी, जिस भी वे में जाएगी वो पर्टिकुलर स्ट्रीट क्लीन कर देगी, तो वो क्लीनिनेस भी वहाँ पे मेंटेन रहेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं होंगे। जैसे हम आज के टाइम पे देखा जाता है तो जो स्ट्रक्चर है सिटी का बहुत वेरिड स्ट्रक्चर है, बहुत ही क्या बोलते हैं, एक सिस्टमैटिक सिमेट्रिक नहीं है, असिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी हमको फेस करते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे ये लोग बहुत साइंटिफिक थे कि इन्होंने ये चीज़ सोची थी, ठीक है। अगेन दूसरी एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी यहाँ पे ऐसी है कि इनके घर यहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है, ऐसे घर बने हुए करते थे। एंड बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो इनके घर की जो ओपनिंग्स थी वो अदर देन क्या बोलते हैं स्ट्रीट के अदर साइड में थी। जैसे स्ट्रीट इस साइड है या स्ट्रीट इस साइड है, तो उस साइड इनके घर की ओपनिंग नहीं होती थी, इस साइड होगी, इस साइड होगी, ठीक है। इससे क्यों होगा, अगेन स्ट्रीट के साइड में जो ओपनिंग होगी तो वहाँ पे जो डस्ट होगी, जो फ्लो होगा, तो वो घर के अंदर आ जाएगा। तो जो स्ट्रीट के साइड वाली एरियाज थी वहाँ पे इनका बिल्कुल क्या बोलते कोई भी ओपनिंग नहीं थी, तो दे होम्स वर वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी एक बहुत अच्छे ग्रिड सिस्टम पे था। एक सेकेंड, ओके, फॉरगेट इट, ठीक है। इनका ड्रेनेज सिस्टम भी पर्टिकुलरली एक ग्रिड पैटर्न में, जैसे हाउस फ्लोर है वैसे ही ड्रेनेज सिस्टम भी इनका यहाँ पे नीचे फ्लो हो रहा था, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स में मैन होल्स दिए हुए थे फॉर रेगुलर क्लीनिंग। सो ये इनका जो टाउन प्लानिंग था वो आज के टाइम से भी काफ़ी अच्छा प्लानिंग था, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उनकी जो स्क्रिप्ट थी जो हमने बताया कि अभी तक वो डिसिफर नहीं हुई है, उसका रीज़न क्या है कि वो पिक्टोग्राफिक थी, ठीक है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी तो वो बहुत क्या बोलते हैं टफ पड़ रहा है कि एग्जैक्टली किस पिक्चर का क्या मीनिंग है वो अभी डिसिफर नहीं हो पाया है, बट पिक्टोग्राफिक उनकी स्क्रिप्ट थी। अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज द स्क्रिप्ट, तो इट वाज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। और एक फीचर, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर इनकी स्क्रिप्ट के बारे में है और जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, दैट इज बोस्ट्रोफेडान। बोस्ट्रोफेडान इज राइटिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है
तो राइटिंग कैसे होती है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट से लेकर लेफ्ट तक स्टार्टिंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग, पेज एंड हो रहा है, तो फिर ये लेफ्ट से राइट शुरू होगा एंड देन सेम वापस नीचे, मतलब ऐसे पैटर्न में ये लोग इनकी स्क्रिप्ट फ्लो करती है, दैट इज बॉयस्ट्रो फिडन स्टाइल, ठीक है। उसके बाद इनके यहाँ पर टेराकोटा का भी काफ़ी अच्छा यूसेज है सील्स बनाने के लिए, स्टीएटाइट जैसे मैंने बताया स्टैचू बनाने के लिए, तो ये बहुत यूसेज है। उसके बाद ये लोग चेस गेम खेलते थे, ठीक है। इनके पास ऐसा भी नहीं था कि उस टाइम पे कुछ इनके पास इन्वेंशन नहीं की हुई थी टाइम पास करने के लिए, तो दे वर वेरी वेल नोन ऑफ द चेस गेम एंड उसको उन टाइम पे ये लोग क्या बोलते थे, उसको सेंट नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ग्रेट बिल्डिंग्स मिली है, डबल स्टोरेज ड्वेलिंग्स मिली हुई है। डबल स्टोरेज ड्वेलिंग जो थी वो हमारी सिटाडेल लेवल पे मिलती है, ठीक है। सिटाडेल जो होता है जो अपर लेवल, ठीक है, जहाँ पे रॉयल्स रहते थे जो मैंने बताया था, उधर उनके पास डबल लेवल स्टोरेज ड्वेलिंग्स होगी। इसका एक क्लासिक एग्जांपल, आप वो जो मूवी अगर देखी हो किसी ने मोहनजोदड़ो, तो उसमें आपको दिखा गया होगा, वो वैसी ही पर्टिकुलर सिटी उन्होंने बनाई थी जो हमको लगती है कि हाउ वाज दैट पॉसिबल उस टाइम पे, ठीक है, बट वैसा सब था, ठीक है। या डेफिनेटली दिस इज राइट। भरत सोलंकी ने अच्छा पॉइंट दिया कि कॉटन कॉटन यूज़ करने वाले ये लोग सबसे पहले लोग थे, ठीक है। कॉटन वॉज फर्स्ट यूज बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स कहाँ मिल रही है हमको इंडिपेंडेंट के बाद, तो वो गुजरात के अंदर है, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जम्मू से लेकर नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर वहाँ तक है साउथ में, एंड मकरन कोस्ट जो है बलूचिस्तान से लेकर वेस्ट में मेरठ तक, दैट इज़ इन यूपी, मेरठ जो है यूपी, वहाँ तक इनका रीच है, ठीक है। अब ये आप नोट कर लेना या फिर हम प्रोवाइड ही करेंगे आपको ऐसे भी ये चीज़, बट ये चीज़ है आपका क्वेश्चन स्टेट विच वॉज द नॉर्दर्न मोस्ट साइड, विच वॉज द सदर्न मोस्ट साइड, ठीक है, राइट। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। जैसे बताया ये, अब मैंने बताया था कि इनकी जो ब्रिक यूज़ करने का भी था, वो ब्रिक भी इनकी पर्टिकुलर फॉर्म होती थी, एक स्पेसिफिक साइज़ की इनकी ब्रिक होती थी जो हर साइड पे मिली जा रही है। तो वो ब्रिक भी कैसे होगी, ऑब्वियसली वो ब्रिक बना रहे हैं तो उसका कोई उन्होंने मेजरमेंट दिया किया होगा, एक बोलते हैं ना सैंपल तैयार किया होगा, उसके बेसिस पे सब ब्रिक बने, मोल्ड जो हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए। तो ये लोग क्लीन ब्रिक क्लीन्स मतलब जो ब्रिक बनाने की फैक्ट्री होती है उसे ब्रिक क्लीन बोलते हैं। ये लोग क्लीन ब्रिक जो है ब्रिक्स यूज़ करते थे पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये सब चीज़ें हम जैसे देख रहे हैं, मैंने बताया कॉटन जो है और वूल यूज़ करने वाले, जैसे हमको भरत सोलंकी ने हाईलाइट किया था पॉइंट, ठीक है। कॉटन और वूल के वो लोग गारमेंट्स जो है पहनते थे, ठीक है। सिल्वर एंड वॉज मोर कॉमन देन गोल्ड, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड का मैंने एक बताया था वहाँ पे मिक्सचर इलेक्ट्रम, ठीक है, वो लोग ये यूज़ करते हैं, बट सिल्वर का जो यूसेज था वो ज़्यादा था, ओके, ठीक है, ओके। ये अगेन वही सब चीज़ें हैं जो हम बताया आगे मैंने, दैट वाज बोस्टो, कहाँ गया वो, बोस्टो फिडान, ठीक है। बोस्टो फिडान वॉज द स्टाइल ऑफ द राइटिंग दैट वाज पिक्टोग्राफिक एंड लोगो सिलेबिक, ठीक है। लोगोस जो हम रखते हैं वैसे कहीं ना कहीं उनकी आप पिक्चर देखेंगे आप टेक्स्ट बुक के अंदर, तो लोगोस रखे हो ना वैसा वाला उनका पर्टिकुलर पिक्चर्स है जिसको अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। देवर पीस लविंग, ठीक है, ओके। अब 1900 में जो है वो हमको उसके बाद दिखता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्यों नहीं दिखता है, ठीक है, क्यों नहीं दिखता है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द मतलब जो एक्सटेंशन हो गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो उसके अलग अलग जो फिलोसोफर अलग अलग हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग थियरी दी हुई है, बट उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थियरीज एक ये है, द फर्स्ट वाज कि ड्यू टू फ्लड्स, हैवी फ्लड्स, ऑब्वियसली ये लोग कि रिवर के किनारे जो है रिवर बैंक्स में इन्होंने पूरा अपना सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उसी के किनारे ये लोग बढ़ते जा रहे थे आगे। तो अब धीमे धीमे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं रिवर के उसमें ही, पर वहाँ पे जैसे आज के टाइम में हम देख रहे हैं तो रेनफॉल बहुत हैवी हो रही है। तो उस टाइम पे तो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा थी, दैट वाज ऑल फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट, तो वहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी थी, तो वहाँ पे भी रेनफॉल का लेवल बहुत हाई रहता होगा। उस बेसिस पे वहाँ पे फ्लड्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट थे,
ठीक है, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको एक मूवी है मोहनजोदड़ो नाम की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये एक कॉज दिखाया गया है, फ्लड। ठीक है, उसके अलावा एक थियरी है दैट इज यू नो दी फॉरेन इन्वेशंस। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ये खत्म होती है ना हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद नेक्स्ट सिविलाइजेशन आती है दैट इज वैदिक, वैदिक एज। ठीक है, अब उनमें और वैदिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, साइड्स का डिफरेंस भी है, बट साइड्स के डिफरेंस के अलावा जो उनका रहने का तरीका है, द कल्चर दे फॉलो, द रिलीजन दे फॉलो, ठीक है, वो उसमें भी बहुत डिफरेंस देखने मिला है। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि सेम लोग सेम ट्रांसलेशन ले ले, इतना ड्रास्टिक ट्रांजिशन ले ले। ठीक है, अगर वही लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए होते वैदिक एज के अंदर, तो ट्रांजिशन वुड हैव बीन ग्रेजुअल, नॉट सडन ट्रांजिशन। ठीक है, हर चीज़ में ट्रांजिशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि भाई जो फॉरेन इन्वेशन हुआ होगा, हमने जैसे यहाँ पे देखा कि देवर पीस लविंग, तो हो सकता है वहाँ पे उनका इन्वेशन किया गया और उनको वहाँ से निकाल दिया गया हो। तो ये भी एक थियरी प्रिवेलेंट है उनके एक्सटेंशन का। ठीक है, सर प्लीज चेंज योर व्हाट, आई एम सॉरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ओके, ठीक है, चलो हम लास्ट में अभी थोड़ा डायरेक्टली लास्ट में ये देख लेते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास। ठीक है, एक्सकवेशंस कौन से हैं अभी, वो फिलहाल कहाँ पे है, जैसे मैंने बीच बीच में साथ साथ में बताया भी होगा, बट एक ये चार्ट फॉर्म में है तो उसको हम इजीली एक बार देख सकते हैं, गो थ्रू सकते हैं, है ना। ठीक है, दिस इज हड़प्पा। कहाँ पे था वो, कहाँ पे है अभी फिलहाल? तो मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, दैट इज ऑल्सो इन पाकिस्तान। लोथल हमारे गुजरात में है, भोगावो रिवर, गल्फ ऑफ कैम्बे। चानूदारो 125 किलोमीटर ऑफ साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो इन सिंध, मतलब चानूदारो भी जो है वो सिंध में ही है। चानूदारो के बारे में एक चीज़ याद है आपको, जैसे हमने बताया था बीच में मैंने आपको उस टाइम पे, कि दिस इज़ द ओनली साइट दैट डजंट हैव अ सिटाडल। ठीक है, यहाँ पे एक सिटाडल नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्री हरप्पन साइट। ठीक है, प्री हरप्पन साइट है। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में, घाघर रिवर के किनारे पे। रोपर कहाँ है? पंजाब में, सतलुज रिवर के किनारे पे। बानवाली हिसार में है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, मेन फीचर्स क्या है इसके अंदर, लास्ट में एक नोट की तरह पे, तो फायर बिग बर्न ब्रिक्स। ठीक है, ये मतलब क्लीन बेस्ड, क्लीन मेड। ठीक है, फैक्ट्री में बनाई गई हो वैसी वाली। ठीक है, स्टोरीड बिल्डिंग्स विथ स्टायरवेज। ठीक है, वेंटिलेटर्स थे ऊपर उनके यहाँ पे, सेपरेट बाथरूम थे हर जगह पे, एक ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत वेल फॉर्म था, वेल स्ट्रक्चर्ड था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स विथ वेरीड विड्थ। ठीक है, विड्थ बहुत अच्छी खासी विड्थ रखी हुई थी उन्होंने अपने रोड्स के अंदर भी, नैरो रोड्स नहीं थे। ठीक है, टाउन प्लानिंग उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। टाउन प्लानिंग तो आज के टाइम पे भी हम उससे सीख ले सकते, वैसी टाउन प्लानिंग थी उनकी। ठीक है, देयर वाज अ ग्रेट बाथ, देयर वाज ग्रैनरीज, देयर वाज अ ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी वाज इन मोहनजोदड़ो। ठीक है, हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज फॉलोड ओवर देयर। ठीक है, गॉडेस थे, फादर थे, मतलब जैसे पशुपति महादेव। ठीक है, एक शिवा का टाइप उनको बोला जाता है, फिर मदर गॉडेस थे, तो दे ऑल्सो वर्शिप्ड। ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी उनकी। ठीक है, एंड दे वर अनअवेयर ऑफ द हॉर्सेस। अब एक क्वेश्चन इससे भी ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एनिमल्स वर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। तो उसके अंदर ये हमको याद रखना है कि ये लोग हॉर्स का इनके अंदर नहीं था। डेफिनेटली हमको जो लोथल है वहाँ पे कुछ हॉर्स के सील्स मिले हैं, हॉर्स तो नहीं मिले बट हॉर्स के सील्स मिले हैं। ठीक है, जो थप्पे लगाने वाले होते हैं, तो वो जो सील्स मिले हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि इनका रिलेशन था, लेन देन, ट्रेड रिलेशंस था ऐसी कंट्रीज या ऐसी प्लेसेस के साथ जहाँ पे हॉर्स प्रिवलेंट थे। तो वो जो सील्स है, हो सकता है वहाँ के कुछ जो ट्रेडर्स आए होंगे उनके रह गए होंगे। ठीक है, वैसा चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी थोड़ा प्रिवेंट था, एंड यहाँ पे आयन जो था वो नहीं यूज़ हुआ था। ठीक है, बट कास्ट सिस्टम यहाँ पे हाई लेवल पे नहीं था, बट था सही। उसको हम कैसे बोल सकते हैं, मैंने बताया था कि सिटाडेल एंड लोअर लेवल जो एक बाइफिकेशन हो रखे है दोनों के बीच में। ठीक है, उससे हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम कुछ हद तक प्रिवेलेंट
था। ठीक है, अगली बार हम वैदिक एज पे बात करेंगे। अभी वाइंड अप करते हैं, तो आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस किसी भी चीज़ का, तो आई एम हियर फॉर 5-10 मिनट्स। आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कुछ गाइडेंस चाहिए हो, एसएससी के बारे में कुछ और पूछना हो। ठीक है। भारत सोलंकी सेठ रोड्स, हाँ रोड्स, रोड्स भी बताया था कि रोड्स भी उनके जो है एक ग्रिड पैटर्न में बने हुए हैं घर पूरा उनका। तो रोड्स भी उनके बहुत नीट एंड क्लीन थे। उसका रीज़न मैं बताया था कि वो जो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट वाला जो लॉजिक है उनका, कि हवा उनको क्लीन करते हुए जाती है, तो इसलिए उनके रोड्स बहुत अच्छे से फॉर्म थे। दैट वॉज वेरी साइंटिफिक टाउन प्लानिंग एक्चुअली। DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना आप। एम टी एस इज मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है, ओके। DRDO में मल्टी टास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम पैटर्न आई गेस एसएससी के रिलेटेड ही है। तो आप उसमें पर्टिकुलरली जो गाइडेंस बोल रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें पर्टिकुलरली किस चीज़ का आप बात कर रहे हैं, एज इन किस किस चीज़ की गाइडेंस चाहिए आपको। यू नो, गाइडेंस एज इन, मैं एक मानता हूँ कि गाइडेंस में ऐसा आप बोल सकते हैं कि जीरो से बताइए कि भाई मेरे को प्रिपरेशन कैसे करनी थी चालू, या तो फिर मुझे क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से मैं करूँ, वो पर्टिकुलर पूछ सकते हो आप। है ना, तो अगर आप थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे तो मैं उस हिसाब से आपको बता पाऊँगा। हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए भी अगर मैंने बताया है कि पहले तो देखो, कभी भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले ना एक बार, मतलब सब्जेक्ट का पहले तो सिलेबस देख लो। ठीक है, तो अगर जो भी आपके पास एग्ज़ाम का आया होगा, ठीक है, तो उसमें आप पहले सिलेबस चेक करिए कि हिस्ट्री का सिलेबस में उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया गया है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है, हिस्ट्री लिखा हुआ है, तो हम एसएससी का भी सिलेबस मांगे, तो एसएससी में भी देखो हिस्ट्री के अंदर 3 ही पार्ट है, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तो अब उसके बाद आपका रोल बनता है कि अगर सपोज हिस्ट्री का सिलेबस नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोरमोस्ट थिंग, एक बार उसको रीड कर लो, पूरा सिलेबस को रीड कर लो। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एनसीईआरटी। दैट इज़ वेरी इजी। ठीक है, आपको हिंदी में भी मिल जाएगी एनसीईआरटी, इंग्लिश में मिलेगी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में एक बार उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लो। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक की स्टैंडर्ड्स की बुक्स होती है उसके अंदर, एंड उसके अंदर आप एक बार रीड करोगे ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके पास अवेलेबल है। एक बार आपको एक स्टोरी फॉर्म में आपको पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। एक बार आप वो जैसे पढ़ लोगे हिस्ट्री, उसके बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके अंदर थोड़ा सा ब्लर सा सही, बट आपके पास आइडिया तैयार हो रखा है कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है हिस्ट्री के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि ये करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, तो एनालिसिस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर्स निकालिए। ठीक है, उसको देखिए कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कौन से पर्टिकुलर पार्ट से। अब ऑब्वियसली आपने एक बार पढ़ा होगा हिस्ट्री पूरा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस एरिया से रिलेटेड है और उसके अंदर मतलब लेवल क्या है उस क्वेश्चन का। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वापस से आपको एक बार रीडिंग करनी है वही सेम सब्जेक्ट का, जो आपने रेफरेंस लिया है वही सेम रेफरेंस का, डोंट चेंज द रेफरेंस। ठीक है, जो पहले जो रेफरेंस लिया है, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो या कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री की बुक फॉलो करो, इधर ऑफ द केस पहले जो फॉलो किया है एनालिसिस करने के बाद भी सेम उसी को फॉलो करके एक बार वापस से पढ़ो। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहला वाला जो होगा आपका स्टार्टिंग में ब्रीफिंग होगा, पढ़ने के बाद आपके अंदर माइंड में सबकॉन्शियस माइंड आपका अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आए हुए हैं, एंड ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है तो आपको वो उसको लिंक कर पाओगे। सेकेंड टाइम जो आपकी रीडिंग रहेगी ना, उससे आपको सीरियसली आपको बहुत डिफरेंस मालूम पड़ेगा, एंड आप ऑब्वियसली उस टाइम पे सेकेंड टाइम की रीडिंग में आप खुद क्वेश्चन सॉर्ट कर पाओगे कि भाई ओके देखो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आपके पास माइंड में बैठ चुका है कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ चुके थे। तो आपके माइंड में ऑब्वियसली रीडिंग के साथ में आप ऐसे मैच कर पाओगे, ओके दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन, एंड जैसे वो होता जा रहा है आप उसको टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसा आपका सही लगता है वैसे। एंड उसके बाद फिर प्रैक्टिस, मतलब रिविजन। दैट इज रिविजन, जितना आप उसको करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ?
ओके, सो आज का सेक्शन यहीं वाइंड अप करते हैं. ऑलराइट, राइट देन. ओके, I'll see you in the next session. Have a nice day. Good day. Bye.